तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे समझना है। ऐसा नहीं है आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन देखा और सीधा लिखना शुरू कर दिए। थोड़ा सा समझे, हल्का फुल्का, चलो लिखना शुरू कर दो, ऐसे नहीं होता है। अब आपको पता चल गया जनरल कंपोनेंट में मुझे थोड़ा सा कंटेंट लेना है, हल्का फुल्का कंटेंट लेना है, जिससे मैं इंट्रोडक्शन शुरू कर सकता हूँ। सबसे ज्यादा कंटेंट मुझे किसके लिए चाहिए? मुझे स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए चाहिए। तो आपका दिमाग पूरा पूरा, आपका दिमाग पूरा एफर्ट, पूरा टाइम किस में जाएगा? स्पेसिफिक कंपोनेंट से कनेक्टेड कंटेंट को अपने दिमाग से एक्सट्रैक्ट करने में जाएगा। गॉट माई पॉइंट? ये फायदा है इसको। और इससे क्या होगा? और आप आराम से कंटेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। मगर अगर आपने ऐसे को टोटालिटी में नहीं समझा, स्प्लिट करके नहीं समझा, संधि विच्छेद करके नहीं समझा, तो फिर क्या होगा? चलो डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा लिख दे, कभी पार्लियामेंट के बारे में लिख दो, कभी नॉन परफॉर्मिंग के बारे में लिख दो, कभी फार्म वेवर, कभी पॉप, ऐसे नहीं। फार्म वेवर के बारे में मुझे थोड़ा सा लिखना है, तो बेसिक जो चीज है फार्म वेवर का, उसके बारे में लिख के तुरंत मैं पॉपुलिस्टिक कैसे है, मायोपिक कैसे है, इसके बारे में बताकर और फिर सोल्यूशन दे दूं। एक पैराग्राफ, स्ट्रैटेजी चेंज नीडेड, सोल्यूशन, और फिर कंक्लूड, खत्म। मगर बस ये है कि आप लोगों के पास कंटेंट होना जरूरी है। ओके, तो चलिए अब ऐसे में हम आते हैं। और आई होप आप लोग को जब ऐसे मिलेगा, जब मैं आप लोगों से प्रैक्टिस करवाऊंगी ऐसे लिखने का, तो आप लोग इसी तरीके से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ग्रुप में पूछो, मैम हमें ना जनरल कंपोनेंट नहीं समझ में आ रहा, मुझे डीएम करो, मैम इसका स्पेसिफिक कंपोनेंट यही है ना, इसका जनरल कंपोनेंट यही है ना, ऐसे करके ग्रुप में पूछ लो, या आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। कम से कम आप ढंग से तो आंसर लिख पाओगे। तो ये चीज आप लोग को देखनी है। और ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स याद रखना, जो एनरोल्ड है उनको भी मिलेंगे और नॉन एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको भी मिलेंगे। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय रश्मि, उसमें ज्वाइन करो, उसमें ऐसे पोस्ट होंगे, ऑल फ्री। इसके लिए आपको पे नहीं करना है। यदि कोई आपको बोलता है कि रश्मि मैम के एसेस को मैं 250 में दे रहा हूँ, 100 रुपीज में दे रहा हूँ, आप सीधे मुझे कांटेक्ट करो और मेरे से ले लो फ्री। ओके फाइन। तो अब हम शुरू करते हैं। तो हमने स्पेसिफिक कंपोनेंट और जनरल कंपोनेंट के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना चाहिए। राइट, मैं देख लेती हूँ। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, द कंटेंट ऑफ द इंट्रोडक्शन कैन बी टेकन ईदर फ्रॉम द टॉपिक। टॉपिक का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? जैसे हमने किया फार्म वेवर, पॉपुलिस्ट, मायोपिक, स्ट्रैटेजी, चेंज लीडर, तो ये किस टॉपिक पे बेस्ड था? एग्रीकल्चर टॉपिक पे बेस्ड था। तो आप अपना इंट्रोडक्शन एग्रीकल्चर जो टॉपिक है उस टॉपिक वर्ड से भी शुरू कर सकते हो, या आप जनरल कंपोनेंट से भी शुरू कर सकते हो। जैसे फार्म वेवर में जनरल कंपोनेंट क्या है? फार्म वेवर, तो आप फार्म वेवर से शुरू कर सकते हो, या फार्म वेवर को आप और तोड़ दो, फार्म से शुरू कर सकते हो, फार्मिंग से शुरू कर सकते हो। ओके, फर्स्ट लाइन फार्मिंग, सेकंड लाइन फार्मर, वेव, वेवर, और ऐसे करके आगे सीधे मायोपिक और पॉपुलिस्ट में आ जाओ सेकंड पैराग्राफ। नेवर स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन विद द स्पेसिफिक कमेंट। स्पेसिफिक कमेंट से इंट्रोडक्शन शुरू नहीं करना है। ओके, और एक और चीज, ऑल्सो डू नॉट ट्राई टू बिल्ड अप द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स की components एंड इन द फर्स्ट और सेकेंड लाइन ऑफ द इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ? अपने इंट्रोडक्शन में जैसे क्वेश्चन है फार्म वेवर, पॉपुलिस्ट, मायोपिक, स्ट्रैटेजी, चेंज नीडेड, आप बिलीव नहीं करोगे कि जैसे एक, इसको छोड़ दो, एक क्वेश्चन मैंने दिया था, ग्रीन टेक्नोलॉजी सोल्यूशन टू क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन समझ में आया? ग्रीन टेक्नोलॉजी इसका मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, जैसे विंड मिल है, ठीक है, सोलार पैनल है। तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है ये एक हमारा सोल्यूशन है जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे बचने का। ओके, ये क्वेश्चन दिया था मैंने। स्टूडेंट ने कैसे क्वेश्चन आंसर शुरू किया? ऐसे, green technologies are definitely the solution to climate change। विंड मिल के बारे में बताने लगा, मतलब शुरुआत ही उसने इस तरह से की इंट्रोडक्शन में।
तो ऐसा अगर आप इंट्रोडक्शन लिखते हो मतलब ऐसा सोचो कि ऐसे लिख रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि आप कोई साइंस का क्वेश्चन है उसका आंसर कर रहे हो। ऐसे का अपना एक रूल होता है भाई लिखने का। ऐसे नहीं कि जो ऐसे क्वेश्चन उसको पूरा का पूरा धड़ल्ले से ओपन कर दो, पूरा का पूरा एक्सपोज कर दो ऐसे क्वेश्चन को एक ही बार में। नहीं, ऐसे क्वेश्चन को आप धीरे धीरे एक्सपोज करोगे, लाइन बाय लाइन, पैरा टू पैरा। ऐसा नहीं एक ही बार में पूरा खुला कर दो, नहीं वो नहीं काम करोगे, ठीक है। तो इसीलिए आप जैसे फार्म वेवर है, तो आप शुरू करोगे, यस आई अग्री फार्म वेवर, farm waiver approach is populistic and myopic, therefore we need to have some solution। अरे आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो क्या? नहीं, ये कोई जीएस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये ऐसे है। तो ऐसे की ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए आपको धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन को अनफोल्ड करना चाहिए। तो आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन के जो की कंपोनेंट है उसका रिलेशनशिप बिल्डअप मत करना अपने इंट्रोडक्शन के फर्स्ट और सेकंड लाइन। आप कर सकते हो इंट्रोडक्शन में, मगर फिर लास्ट लाइन में करो, और या तो सबसे बेस्ट है सेकंड पैराग्राफ, यानी मेन बॉडी। The beauty of the essay question, the beauty of the essay introduction lies in the indirect reference to the specific component। ब्यूटी ऐसे क्वेश्चन की तभी बरकरार रहती है जब आप इनडायरेक्टली स्पेसिफिक कंपोनेंट की तरफ आते हो अपने इंट्रोडक्शन में, डायरेक्टली नहीं। आप कभी भी अपने ऐसे क्वेश्चन को पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज मत करना इंट्रोडक्शन में, इट विल रूइन इट्स ब्यूटी। It is therefore strongly recommended not to hit the essay question directly in your introduction. But if some essay question demands to be exposed in the introduction, कोई कोई ऐसा essay question होता है जिसमें इंट्रोडक्शन में ही देना पड़ता, पूरा का पूरा एक्सपोज करना पड़ता, तो कम से कम फर्स्ट लाइन में मत करना। ठीक है, अब आप ऐसे क्वेश्चन देखिए जो मैंने लिखा है। ये ऐसे क्वेश्चन है, द रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन नेशन बिल्डिंग। तो मैंने इसका जो इंट्रोडक्शन है ऐसे किया। सबसे पहले रोल ऑफ इंडियन आर्मी नेशन बिल्डिंग का मैं बता दूं। इसमें जो नेशन बिल्डिंग है वो एक्चुअली में जनरल कंपोनेंट है, क्योंकि नेशन बिल्डिंग का हिस्सा है इंडियन आर्मी। गॉट माय पॉइंट? इंडियन आर्मी हिस्सा है नेशन बिल्डिंग का, इंडियन आर्मी का हिस्सा नहीं है नेशन बिल्डिंग। गॉट इट? तो नेशन बिल्डिंग बड़ा है, इंडियन आर्मी उसका हिस्सा है। और इंडियन आर्मी का हिस्सा क्या है? रोल है। तो एक्चुअली में जनरल कंपोनेंट नेशन बिल्डिंग है, और स्पेसिफिक कंपोनेंट है रोल ऑफ इंडियन आर्मी। मुझे इंडियन आर्मी के बारे में नहीं बताना है। अगर मैं इंडियन आर्मी के बारे में बता दूंगी तब तो फिर मैं शुरू हो जाऊंगी, इंडियन आर्मी कब स्टैब्लिश हुआ था, इंडिपेंडेंस से पहले था, सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन आर्मी को स्टैब्लिश किया था, वहां से कॉन्सेप्ट आया, फिर इंडिपेंडेंस के बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे, फिर तो मैं सारा कुछ बताने लग जाऊंगी, इंडियन आर्मी का पूरा मैं कैटेगरीज बताने लग जाऊंगी। नो, मुझे इंडियन आर्मी का रोल बताना है। किसमें? नेशन बिल्डिंग में। तो नेशन बिल्डिंग मेरा जनरल कंपोनेंट है, की कंपोनेंट। और रोल ऑफ इंडियन आर्मी, रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, रोल ऑफ इंडियन आर्मी मेरा स्पेसिफिक की कंपोनेंट। तो ऑब्वियसली रोल मैं सेकंड पैराग्राफ से लेकर आऊंगी। तो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में कैसे शुरू किया? इंडिया इन द, मुझे नेशन बिल्डिंग से शुरू करना है, तो इससे भी बड़ा जो है ब्रॉडर एस्पेक्ट वो है इंडिया, तो मैंने इंडिया से शुरू कर दिया। India in the 21st century is striving for security, justice, economic development, and social unity, which are the pillars of nation building. Security comes first in this order because the other pillars will be firmly grounded only if the nation security remains intact. तो मैंने लिखा है कि जो नेशन बिल्डिंग है, देखो फर्स्ट लाइन में नेशन बिल्डिंग आया। नेशन बिल्डिंग हम कब बोलते हैं नेशन बिल्डिंग हो रही है? जब सिक्योरिटी पक्का रहे, जस्टिस रहे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहे, सोशल यूनिटी रहे। और इसमें सब में सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी रहेगा तो बाकी सारा डेवलपमेंट अपने आप होता रहेगा। ओके। अब सेकेंड पैराग्राफ इसमें नहीं है, मगर मैंने सेकेंड पैराग्राफ क्या लिया? सिक्योरिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हु? इंडियन आर्मी। आ गया ना इंडियन आर्मी, नेक्स्ट पैराग्राफ में इंडियन आर्मी आ गया। फर्स्ट पैराग्राफ का जो लास्ट वर्ड है मैंने सिक्योरिटी से एंड किया, और सेकेंड पैराग्राफ का फर्स्ट वर्ड सिक्योरिटी से शुरू करूंगी। ओके। और फिर सिक्योरिटी लेकर इंडियन आर्मी से कनेक्ट करूंगी, सिक्योरिटी इंडियन आर्मी को कनेक्ट करूंगी, फिर इंडियन आर्मी और रोल को कनेक्ट करूंगी।
फिर रोल को नेशन बिल्डिंग से कनेक्ट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन का पूरा अपने आंसर में जस्टिफाई हो जाएगा। एक बार इसका आंसर देख लेना। अब देखिए, सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ द आवर देन रेटोरिकल प्रोमिसेस। तो इसके बारे में मैंने बताया था कि रेटोरिकल प्रोमिसेस का मतलब है कि खोखला प्रॉमिस। इसमें सस्टेनेबल फार्मिंग एक जनरल की कंपोनेंट है और रेटोरिकल प्रोमिसेस स्पेसिफिक कंपोनेंट। तो मैंने कैसे शुरू किया है? एग्रीकल्चर से शुरू किया है। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑक्यूपेशन ऑफ अ कंट्री दैट हार्नेस नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस फूड, द बेसिक नीड ऑफ अ लाइफ। बट दिस फूड इज प्रोड्यूस इन अनसस्टेनेबल वे। तो मैंने अभी सस्टेनेबल भी मैं नहीं लेकर आई हूँ, मैं अभी अनसस्टेनेबल की बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये इम्पैक्ट करता है नेगेटिवली सॉइल न्यूट्रिएंट्स, यूट्रोफिकेशन, राइज ऑफ हार्मफुल वीड्स और हेल्थ को भी बहुत इफेक्ट करता है। अनसस्टेनेबल यानी केमिकल फार्मिंग। फिर मैं आई, इसीलिए हमें सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। राइट? जो सेकंड पैराग्राफ में मैं सस्टेनेबल फार्मिंग पे आ गई और सस्टेनेबल फार्मिंग से हिस्टोरिकल प्रोमिसेस को कनेक्ट कर दिया। फाइन। अब क्वेश्चन तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि अपना इंट्रोडक्शन आप जनरल की कॉम्प्लेक्स से शुरू करिए या उससे भी कोई बड़ा एस्पेक्ट हो उससे शुरू करिए। अब लेंथ क्या होना चाहिए? तो देखिए, मैं जो आपको बता रही हूँ उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखो। अरे मैम ने बोला है कि ना लेंथ 50 to 60 वर्ड्स होना चाहिए तो उससे ज्यादा, ऐसा नहीं है। अगर आपको जो बुक मिली है चेकमेट राइटिंग सेक्शन की बुक, उसमें अगर आप ऐसे क्वेश्चन जो जितने भी मिले हैं, ठीक है, 250 से ज्यादा ही ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स हैं। देखो, कहीं इंट्रोडक्शन 80 वर्ड्स का है, कहीं इंट्रोडक्शन से 20 वर्ड्स का है। Okay, so that depends on the demand of the essay question. That depends on the demand also and your perception of essay question. आपका क्या perception है, आप क्या कैसे essay question को perceive कर रहे हो, इस पर डिपेंड करता है। ओके, वैसे तो जनरल 50 to 60 वर्ड रखो। अभी मैं आज ही मैंने एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिखना कंप्लीट किया है, उसका जो इंट्रोडक्शन है वो 150 वर्ड्स का है। अब आप सोच लीजिए। तो वो डिपेंड करता है, तो अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना। अब देखो, इंट्रोडक्शन को आप अननेसेसरी अगर इलोंगेट कर देते हो, जो अभी मैंने 150 वर्ड का इंट्रोडक्शन लिखा है वो अननेसेसरी मैंने उसको इलोंगेट किया है। अब मैं उस पर वापस से काम करूंगी ताकि उसको मैं शॉर्टन डाउन करूँ। ठीक है? तो अगर आप इंट्रोडक्शन को ना बहुत ज्यादा बड़ा कर दोगे, तो जो स्पेसिफिक कंपोनेंट को आपको जस्टिफाई करना है अपने ऐसे क्वेश्चन में, अपने आंसर में, तो उसके लिए आपको बहुत कम वर्ड्स मिलेंगे। इसीलिए जनरल की कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा कम लिखो और स्पेसिफिक की कंपोनेंट के लिए वर्ड्स को बचा के रखो। एक और चीज ध्यान रखना जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि ना डिफाइन करते हैं। एक स्टूडेंट ने ग्रीन टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया था ना अभी ऐसे क्वेश्चन। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी को डिफाइन किया, ग्रीन टेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज, गलत है चीजें। ये जो डेफिनेशनल अप्रोच है ना, ग्रीन टेक्नोलॉजी मीन नो, ये सही नहीं है। ठीक है? अच्छा, अब हम कोटेशन पे आते हैं। देखिए, कोटेशन पे मैंने कितनी सारी बातें की है। ओके, क्योंकि मेरे पास काफी इस तरह से स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं कि मैम आपके पास कोटेशन का कलेक्शन है, हमें ऐसे में लिखना है। मतलब ऐसे के मेन बॉडी से भी ज्यादा सिग्निफिकेंट कैंडिडेट्स को कोटेशन लगता है, जबकि कोटेशन उतना इम्पोर्टेंट ही नहीं है, उतना मैटर ही नहीं करता। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई कर दिया अपने आंसर में, तो कोटेशन बिल्कुल मैटर नहीं करता है। मगर स्टूडेंट्स लोग ऑब्सेस्ड है कोटेशन के लिए, लिटरली। मतलब मैम कोटेशन, मैम मैं कोटेशन से स्टार्ट किया, मेरा इंट्रोडक्शन अच्छा लग रहा है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। ठीक है? तो अगर आप मेरा ऐसे क्वेश्चन देखोगे, मेरे ऐसे क्वेश्चन के करीब मैंने टिल डेट अभी तक मैंने 500-600 ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स लिखे होंगे टिल डेट। उसमें उस 500-600 में मैंने मुश्किल से 5 ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स में कोटेशन दिया है, मुश्किल से 5। मुझे तो अभी तक सिर्फ 2 ही याद आ रहा है, मगर हो सकता है 5 हो। तो कोटेशन मैटर नहीं करता है चीज। फाइन। मगर अगर आप लिखते हो तो अच्छा है, ठीक है, मगर अगर आपका कोटेशन गलत है या रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपका बहुत गलत इंप्रेशन पड़ेगा, आप मार्क्स गंवा दोगे। तो कोटेशन का रूल देखिए। इंट्रोडक्शन कैन बी स्टार्टेड विद अ कोट और अ सिंपल पैराग्राफ। ठीक है?
कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड अबाउट यूजिंग कोर्स। आप पैराग्राफ से भी शुरू कर सकते हो, अगर आपको लगता है कोर्स से शुरू करना तो कोर्स से भी शुरू कर सकते हो, मगर कोटेशन के लिए आपको क्या क्या चीज ध्यान रखना है। Quotation is given only in introduction. It should never be used in the main body or conclusion. अब मैंने एक स्टूडेंट है जिसका मैं आंसर स्क्रिप्ट चेक किया करती थी, अब तो कांटेक्ट में नहीं है, लास्ट ईयर भी मैंने उस इवेलुएट किया था उसका। तो जब उसने फर्स्ट टाइम मुझे अपना आंसर दिया था, आप बिलीव करोगे, ऑलमोस्ट हर एक, तो छोटे छोटे पैराग्राफ, एक एक लाइन के तो पैराग्राफ होते नहीं है, उसने एक एक सेंटेंस या दो दो सेंटेंस के पैराग्राफ लिखे, छोटे छोटे पैराग्राफ, उसमें हर पैराग्राफ में उसने कोटेशन दिया, ये सोच के कि कोटेशन से मेरा ऐसे पूरा ब्यूटीफाई हो जाएगा। स्टूडेंट एकदम किडिश लग रहा था, एकदम किडिश, बचकाना लग रहा था। देखिए बच्चे लोग ऐसे करते हैं, जो मैच्योर होते हैं ना, वो लोग इश्यू से कनेक्ट करके अपने आप को आंसर लिखते हैं। ठीक है, ये बचपना मत करना, कोटेशन बीच बीच में डाल दो, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। एग्जामिनर बोलेगा अभी ये स्कूल का स्टूडेंट है क्या, कोटेशन डाल रहा है बीच बीच में। आप एक ऑफिसर बनोगे तो ये बच्चों वाली हरकतें मत करना कि बीच बीच में कोटेशन डालो। कोटेशन ना मेन बॉडी में जाएगा ना कंक्लूजन में जाएगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन में आएगा। दूसरी चीज, कोटेशन बड़ा नहीं होना चाहिए, लंबा। अब आप 50 वर्ड्स के कोटेशन लिख दोगे और उसमें 50 वर्ड्स के कोटेशन लिखे, ठीक है, अब सुनो, 50 वर्ड्स के इंट्रोडक्शन लिख दिए, मिनिमम 100 हो गए, और 50 वर्ड्स के कंक्लूजन लिख दिए, हो गया 150। आपके पास सिर्फ 150 है मेन बॉडी को जस्टिफाई करने में, उस 150 में क्या करोगे, कुछ नहीं होगा, एकदम छोटा कोटेशन। और जब भी कोट लिखो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में रखो। डबल इन्वर्टेड कॉमास का मतलब क्या होता है, ऐसे सपोज आपने कोई कोट रखा, इस कोट को डबल इन्वर्टेड कॉमास में रखो। डबल इन्वर्टेड कॉमास में कोट को रखोगे तो इसका साफ मतलब है कि ये कोट आपके द्वारा नहीं बोला गया है, किसी और ने बोला। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, हम कोटेशन देते हैं मगर हमें पता ही नहीं होता है कि उसको किसने बोला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको डबल कोट्स में दे दो, डबल इन्वर्टेड कॉमास में दे दो, वो जानने को समझ में आ जाएगा ये आपकी, आप नहीं बोल रहे हो, किसी और ने बोला है जिसका नाम आपको पता नहीं। ओके, अच्छा। अवॉइड गिविंग टू मच फेमिलियर और ओवर यूज कोट। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जहां पे रिलीजन वाला क्वेश्चन आ गया, रिजर्वेशन वाला क्वेश्चन आ गया, कम्युनिज्म वाला क्वेश्चन आ गया, वहीं पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोल देते हैं। बहुत ओवर यूज हो चुका है सीजन, एकदम बासी लगता है, तेल लगता है, मत यूज किया करो। फिर एक, दो तीन स्टूडेंट ने ये भी लिखा है, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। ये तो हम स्कूल में लिखते थे, अब ये सब नहीं है, ठीक है, मत लिखा करो। ऐसा कोड देना है जो कि ऐसे क्वेश्चन से रेलिवेंट हो, ऐसा कोड। फाइन, मतलब कि अगर सपोज आप विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बोल रहे हो, तो विमेन एम्पावरमेंट के से कनेक्टेड ही आपको ऐसे को, सॉरी, आपको कोटेशन देना है। ऐसे कुछ भी मत दे दिया करो, अच्छा कोटेशन से ब्यूटीफाई हो जाएगा, ऐसे तो कुछ भी दे दो, ऐसा मत करना। और ऐसे कोर्स मत देना जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो, ठीक है। अब सपोज आपको कोटेशन याद है मगर आपको ये याद नहीं किसने कोट लिखा है ये, तो आप कोई भी नाम ऐसे मत करना कि कोई भी नाम लिखो, नहीं, आप सिंपल उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में डाल दो। और खुद से कोट्स मत बनाना, एग्जामिनर को बेवकूफ मत बनाना। ओके, अच्छा। एक चीज ध्यान रखना, आप कभी ये मत सोचना कि कोर्स देने से एग्जाम में इम्प्रेस हो, एकदम नहीं होगा। एग्जाम में तभी इम्प्रेस होता है जब आप अपना कंटेंट से ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई करते हो, इसका मतलब एक रेलिवेंट और वेटी कंटेंट देते हो जिसमें वजन हो, ऐसा कंटेंट। एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट पूछते हैं,
कि मैम मैं हिंदी का स्टूडेंट हूँ, तो क्या कोट मैं इंग्लिश में लिख सकता हूँ? तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इंग्लिश में कोट लिख सकते हैं, क्योंकि जो जिसने ये कोटेशन बोला है ऑब्वियसली उसने अगर इंग्लिश में बोला है तो आप कैसे उसको हिंदी में लिखोगे? आप लिखो इंग्लिश में, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में दो, मगर इसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन इंट्रोडक्शन में देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अपने कोट को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और क्वेश्चन से कनेक्ट करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है? एक तो आपका जो ऐसे क्वेश्चन है उससे कोट कनेक्टेड होना चाहिए। दूसरा, किस तरह से कनेक्टेड है वो आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताना पड़ेगा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम हो। ठीक है? इंट्रोडक्टरी लाइन फॉलोइंग द कोट। देखिए, अब सपोज आपने यहाँ पर कोट लिख दिया जैसे मैंने लिखा। देखिए, मैं ये रहा कोट, दिखाई दे रहा है? ये रहा कोट। Women are the largest untapped reservoir of talent in the world. हिलरी क्लिंटन। तो ये एक कोटेशन मैंने दिया हिलरी क्लिंटन का। अब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ जो भी आप कोट दे रहे हो उसका, जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, कोट के बाद जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, तो उस कोट को लिंक करके इंट्रोडक्शन लिखो। देखो मैंने कैसे लिंक किया है। दिस पावरफुल थॉट, यानी कौन सा पावरफुल थॉट? ये वाला। This powerful thought warned us to accept the grim fact that women's talent are underutilized. तो मैंने कोट को कनेक्ट करके अपने इंट्रोडक्शन में लाइन लिखी है। तो यानी आप जब आप कोट देते हो तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस कोट को ऐसे ही लटकने के लिए मत छोड़ो, उस कोट को कनेक्ट करो अपने इंट्रोडक्शन। तभी उस कोट का वजन बढ़ेगा, वरना वो कोट ऐसे ही हैंग हैंग करता रहेगा। उसका लगेगा ही नहीं कोई माई बाप है सीरियसली। उसको आप अनाथ छोड़ दोगे, और मतलब कोटेशन कहीं और से दे रहे हो, इंट्रोडक्शन कहीं और से लिख रहे हो, तो कोट तो अनाथ ही फील करेगा ना। तो उसको अनाथ मत फील करने दो, उसको कनेक्ट करो अपने इंट्रोडक्शन। फाइन। तो ये है स्टूडेंट कोटेशन का। इसके इससे कनेक्टेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, कोटेशन से कनेक्टेड कोई क्वेश्चन है? चलिए, अब उसके बाद कंक्लूजन कैसे लिखना चाहिए वो हम बात कर लेते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन में बोला 50 से 60 वर्ड का हो, वैसे कंक्लूजन में भी 50 से 60 वर्ड का हो, मगर अपने आप को फ्लेक्सिबल रखो। कभी कंक्लूजन, मेरे एक बार कंक्लूजन से 40 वर्ड्स के थे, तो ठीक है। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट कि हमारे पास वर्ड्स ही नहीं रहते सोल्यूशन लिखने के लिए, तो हम क्या करते हैं, कंक्लूजन के अंदर ही सोल्यूशन डाल देते हैं। तो फिर हमारे वर्ड थोड़े बढ़ जाते हैं कंक्लूजन में, तो अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना। ठीक है? अब कंक्लूजन का कंटेंट क्या होगा? कंक्लूजन, देखिए, it brings closure to your write-up and provides your final opinion on the connection between the key components that you have built up in the main body. तो कंक्लूजन क्या करता है? सपोज आपके ऐसे क्वेश्चन में 3 की कंपोनेंट्स है, तो कंक्लूजन क्या करेगा? कंक्लूजन में आपको वो तीनों की कंपोनेंट्स को लॉजिकली कनेक्ट करके अपने ऐसे को क्लोजिंग थॉट देना है। अगर आपके कंक्लूजन में कोई एक की कंपोनेंट मिस हुआ तो फिर आपका कंक्लूजन इनकम्प्लीट है। तो अगर क्वेश्चन है फार्म वेवर इज पॉपुलिस्टिक मायोपिक स्ट्रैटेजी चेंज नीडेड, तो आपके कंक्लूजन में ये तीनों या चारों या पांचों की कंपोनेंट आने चाहिए। फार्म वेवर भी आना चाहिए, पॉपुलिस्ट भी आना चाहिए, मायोपिक भी आना चाहिए, स्ट्रैटेजी चेंज नीडेड यानी सोल्यूशन भी आना चाहिए। तभी आपका कंक्लूजन कंप्लीट लगेगा और जस्टिफाइबल लगेगा। अब ऐसे मत करना कि जो मेन बॉडी में बोला उसी चीज को रिपीट करोगे, वो मत करना। अपना एक क्लोजिंग ओपिनियन देना है कंक्लूजन में। और वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? अब वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन में कभी कभी हम वे फॉरवर्ड भी देते हैं ना। वे फॉरवर्ड का मतलब क्या? कोई सोल्यूशन देते हैं। तो एक फर्म स्टैंड आपको रखना है कंक्लूजन में। एक अपना ओपिनियन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक पोटेंशियल ऑफिसर हो।
तो एग्जामिनर को लगता है ना कि भाई इसका क्या ओपिनियन होगा विद रिस्पेक्ट टू सर्टन ऐसे क्वेश्चन, इसका क्या ओपिनियन होना चाहिए, वो आपको ओपिनियन देना चाहिए। अब जब आप ओपिनियन दोगे तो आपका ओपिनियन सेक्युलर होना चाहिए, ठीक है, बायस नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आप बात नहीं करोगे। अवॉइड गिविंग एक्सट्रीमिस्ट ओपिनियन, जो एक्सट्रीमिस्ट ओपिनियन है ना वो मत दो। जैसे एक स्टूडेंट ने दिया था, तो मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ, उसके लद्दाख का स्टूडेंट था, वो अच्छा स्टूडेंट था। उसने लास्ट पैराग्राफ में लिखा, द गवर्नमेंट मस्ट अप्रूव द रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया। ये अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इससे ये भी पता चलता है कि आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो, इसलिए आप बोल रहे हो कि रिजर्वेशन को अप्रूव कर देना चाहिए, है ना। तो आपके आंसर में कभी पता नहीं चलना चाहिए आपका रिलीजन, आपका जेंडर, आपका स्टेट, आपका कास्ट, आपका रीजन, कुछ नहीं पता चलना चाहिए। मगर ये एक लड़के ने वाकई में लिखा था, तो मैंने इसी को एज इट इज मैंने इसको टाइप कर दिया। तो ये एकदम गलत हो जाएगा, इसमें आपका खुद का बायसनेस पता चल रहा है, आपके अंदर कितना द्वेष है जिसको रिजर्वेशन मिल रहा है, उस ये भी पता चल रहा है, ठीक है। आपकी हेट्रेड पता चल रही है, तो ऐसा काम बिल्कुल मत करना स्टूडेंट्स। वो एग्जाम में आपको ऑफिसर नहीं बनने देगा, चाहे आप कितना भी अच्छा कंटेंट लिखे, क्योंकि उसको पता चल जाएगा आप इंडियन ही नहीं। ओके, एक्सट्रीमिस्ट ओपिनियन नहीं देना है, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, चाहे ऐसे क्वेश्चन कितना भी पेसिमिस्ट हो। जैसे आपने देखा ना, फार्म वेवर पॉपुलिस्टिक है, मायोपिक है, तो थोड़ा सा ये ना निराशावादी ऐसे क्वेश्चन है, जैसे नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट, निराशावादी, है ना। नकारात्मक टाइप का ऐसे क्वेश्चन है, अनहेल्दी ट्रेंड, नकारात्मक। चाहे कितना भी नकारात्मक हो, आप आशावादी बने रहो, ठीक है। हवा में बातें मत करना, जमीन में रहकर बातें करना। वही चीज लिखना जो रेलिवेंट हो, प्रासंगिकता हो जिसकी, फिजिबिलिटी मतलब जो हो सके, पॉसिबिलिटी हो जिसकी होने की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गरीबी है, चलो सभी को हम ना मार्स में पहुंचा देंगे, वहां पे बहुत सारा, वहां पे पोल्यूशन नहीं होगा, तो ये ना ग्राउंड में रहकर हम बात नहीं कर रहे हैं, राइट। और जिसको हम अफोर्ड कर सके ऐसी बात करना। कंक्लूजन में कोटेशन देने की जरूरत नहीं है, रेलिवेंस। अब आपका कंक्लूजन जो मैंने आपको कहा है कि जितना भी की कंपोनेंट्स है, स्पेसिफिक जनरल, सारा कंक्लूजन में आना चाहिए, उसका लॉजिकली कनेक्शन होना चाहिए, और पूरा ऐसे क्वेश्चन से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर आपने सारा की कंपोनेंट्स लिया है, कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, तो आपका कंक्लूजन जस्टिफाइबल हो जाएगा। अगर आपने कोई भी एक भी की कंपोनेंट को मिस किया है, तो फिर वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे 2018 का ऐसे क्वेश्चन, सिविल रॉन्ग इमर्जिंग फ्रॉम रिलीजियस बिगॉटरी कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल, तो इसके बारे में, इस ऐसे क्वेश्चन के बारे में हमने लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से बात की है, लास्ट टू लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से बात की है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, आई हैव रीएस्टैब्लिश्ड एंड रीअफर्म्ड द लिंक बिटवीन ऑल द की कॉम्पोनेंट्स ऑफ ऐसे क्वेश्चन। तो सारा की कॉम्पोनेंट्स कौन सा है, एक सिविल रॉन्ग, वन, दो रिलीजियस बिगॉटरी, और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल। अब देखना है इसका कंक्लूजन, सच सिविल रॉन्ग लेकर आ गई, बाय द रिलीजियस बिगॉट्स आ गया, इज नॉट अ वर्च्यू बट वाइसेस, ठीक है। All religions teach love thy neighbor and that it is wrong to harm others। सारे रिलीजन बोलते हैं कि अपने अपने जो ह्यूमन बींग्स है दूसरे, उनको प्यार करो, नुकसान मत पहुंचाओ। तो कोई भी वॉयलेंस, मर्डर, ब्रुटैलिटी हो रहा है रिलीजन के नाम पे, एक्चुअली वो रिलीजन के अगेंस्ट है। इसीलिए इस ऐसे बिगॉड्स को पनिश करना चाहिए अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब देखिए, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन पनिशेबल भी आ गया, सारे की कॉम्पोनेंट्स आ गए और लॉजिकली कनेक्ट किया गया। ऐसे नहीं जबरदस्ती की कॉम्पोनेंट को कनेक्ट करो, ऐसे नहीं करना, लॉजिकली कनेक्ट करना है। ओके। अच्छा, मुझे बताइए स्टूडेंट, कोई कोई भी क्वेश्चन हो उससे कनेक्टेड तो पूछ लीजिए।
ठीक है, तो ये सेशन खत्म होता है। मतलब अब हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे, वो है राइटिंग मेन बॉडी, थोड़ा सा पढ़ेंगे।